हेलो दोस्तों। अब हम आज आपको बताएंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो इसमें बताएंगे किन किन अंगों के द्वारा जो होती है दवा मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीट होती है। अब एक्सक्रीशन का या उत्सर्जन का मतलब है कि शरीर में से जो सिस्टम में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो चुकी दवा या उसका मेटाबोलाइट को बाहर निकालना। दवा शरीर में काम करने के बाद निकलनी चाहिए, नहीं तो वह जमा होकर शरीर को नुकसान कर सकती है। तो दवाएं मुख्य रूप से इन रास्तों से निकलती है। नंबर पहले है मूत्र यानी कि यूरिन के माध्यम से। तो इसमें होता क्या है, किडनी के जरिए यह सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा दवाओं का यही में एक रास्ता है। अधिकांश दवाएं और उनके मेटाबोलाइट पानी में घुलकर पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। किडनी में तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी तीन रिएक्शन होनी उनके माध्यम से ही जो होता है एक्सक्रीट निकलता है। तो पहली है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी ट्यूबुलर सेक्रेशन, तीसरी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसलिए ज्यादातर दवाओं का उत्सर्जन पेशाब से ही होता है। दूसरा माध्यम है मल या फीकेस के माध्यम से। मल में दवा दो तरह से आती है। जो दवा मुंह से ली गई और आंत में एब्जॉर्ब नहीं हुई यानी अब्जॉर्प्शन। दूसरी जो दवा पित्त या बाइल में जाकर लीवर से निकलती है और फिर आंत में जाती है। लीवर कुछ खास दवाओं को सक्रिय रूप से बाइल या पित्त में भेजता है, खासकर अब जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड जैसे ग्लूकुरोनाइड, इनको ओ एटीपी और एमआर पी2 ट्रांसपोर्टर से भेजता है। दूसरे ऑर्गेनिक बेस, इनको ओसीटी से भेजता है। लिपोफिलिक दवाओं को पीजीपी इसे और स्टेरॉइड को अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। बड़ी मालूकर दवाएं हैं जिनका वेट 300 से ज्यादा है, ज्यादा पित्त में जाती है। अब इंटेस्टाइन में जाकर ग्लूकोनाइड को बैक्टीरिया डिकंजुगेट करते हैं तो फ्री दवा बनती है। अब वह दवा दोबारा अवशोषित हो जाती है या इंटरहेपेटिक साइक्लिंग कहलाता है। अब दवा शरीर में ज्यादा देर रहती है और जो दवा अवशोषित नहीं होती है वो मल के साथ बाहर निकल जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं जिनका पित्त में ज्यादा सर्जन होता है, जैसे कि एथ्रोमाइसिन है, एम्पिसिलिन है, रिफैम्पिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, वेकोरोनियम है, फेनोप्थिलीन है। अच्छा, कुछ दवाएं सीधे कोलन या बड़ी आंत में निकलती है, जैसे कि एंथ्रासीन है, परगेटिव, सनाय आदि और हेवी मेटल। चौथा एक्सक्रेशन है सांस के जरिए निकलना, एक्सेलेयर। तो गैसें और वाष्पशील वोलेटाइल दवा फेफड़े से निकलती है, चाहे वे कितनी भी लिपिड सॉल्युबल क्यों ना हो, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली गैसें, अल्कोहल या आंशिक दबाव यानी कि पार्टिकल प्रेशर पर निर्भर करता है। फेफड़े पार्टिकुलर मैटर छोटे कणों को फंसाकर बाहर निकाल सकते हैं। नंबर चौथा एक्सक्रेशन लार या सलाइवा और पसीना स्वेट। तो यह बहुत कम महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ दवाएं इनमें काफी मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम आयोडाइड, रिफैम्पिन, हैवी मेटल्स। लार के साथ दवा निकल ली जाती है और फिर मुंह से ली गई दवा की तरह प्रोसेस होती है। अब पांचवा है दूध में उत्सर्जन। तो माँ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दूध पीने वाले शिशु को दवा मिल जाती है, यही एक मेन प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर दवाएं पैसिव डिफ्यूजन से दूध में जाती है। ज्यादा लिपिड सॉल्युबल और कम प्रोटीन बाउंड वाली दवाएं आसानी से जाती है। दूध का पीएच प्लाज्मा से कम होता है, इसलिए बेसिक दवाएं दूध में ज्यादा कंसंट्रेट होती है। लेकिन कुल मिलाकर शिशु को मिलने वाली दवा की मात्रा बहुत कम होती है। ज्यादातर दवाएं स्तनपान कराने वाली माँ को दी जा सकती है बिना शिशु पर बुरा असर डाले। फिर भी दवा तभी दें जब जरूरी है। कुछ दवाएं सुरक्षित हैं तो कुछ को बिल्कुल ना दें, कुछ में सावधानी बरतें। अब संक्षेप में
पूरी बात ये से समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा दवाएं पेशाब से निकलती है। उसके बाद लीवर, पित्त, आंत, इंटरहेपेटिक साइकिल या मल के द्वारा, फिर गैस, वाष्प या सांस से, फिर लार, पसीने से कम। दूध इसके लिए ध्यान से दें। यह प्रक्रिया दर्दी के शरीर में कितनी देर रहने और उसकी डोज तय करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण